स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सी, ये हिंदी मीडियम में इसकी यूनिट 5 करवाने वाला हूं। और इजी समरी होगी, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दूंगा। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो है तो आपको मेन मेन चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी। और आप इसके पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, और यूज़र नेम आपके सामने लिखा हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स दे दिए जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जैन धर्म के अंदर जो महावीर स्वामी जी हैं, जो महावीर जैन हैं, उनकी क्या शिक्षाएं हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली शिक्षा है इनकी अहिंसा। जो भगवान महावीर है उन्होंने ये बोला है कि अहिंसा का सिद्धांत दिया है। मीन्स सभी जीव जो होते हैं उनमें जीवन होता है। आप किसी को भी कोई नुकसान मत पहुंचाओ, किसी के साथ हिंसा मत करो, किसी को क्षति मत पहुंचाओ, शारीरिक क्षति किसी को मत पहुंचाओ, मानसिक क्षति किसी को मत पहुंचाओ, भावनात्मक क्षति किसी को मत पहुंचाओ। यही है महावीर जी का उपदेश है कि अहिंसा के साथ आपको इस दुनिया में रहना है, दयालु बनकर रहना है। फिर उसके बाद ये अगली शिक्षा है इनकी सत्य। आप हमेशा सच बोलो, जितना हो सके सत्यता पर ध्यान दो। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये बोला है कि आप जो है कि मतलब जितने ज्यादा आपके विचार, आपके शब्द और आपके कार्य वो आपके सच्चाई के साथ होने चाहिए। आप जो भी करते हो, जो भी बोलते हो, उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए आपकी। और आप अगर सत्य का अभ्यास करोगे तो आप जो है मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छे से अपना जीवन मतलब आप व्यतीत कर पाओगे। मीन्स आपको ज़्यादा फिर वो नहीं करना पड़ेगा इस जीवन में जो हमें मतलब सफ़र करना पड़ता है। जितना ज़्यादा हो सके आप सत्य का अभ्यास करो, ये ऐसा बताते हैं। फिर उसके बाद है चोरी ना करना, जिसको अस्तेय कहा जाता है। मतलब ये कहते हैं चोरी मत करो। आप हमेशा एक मोरालिटी को फॉलो करो कि आप अपनी मेहनत से ही पैसा कमाओ, अपनी मेहनत से अपनी संपत्ति, धन दौलत आप इकट्ठा करो। चोरी कभी भी ना करो। मीन्स आप दूसरों का जो सामान है उसको देखकर अपने अंदर जेलेसी की भावना मत लाओ, और ऐसा ना सोचो कि आप किसी का कुछ चुरा लोगे। आप जब चोरी नहीं करोगे आप समाज के अंदर सभी के साथ अच्छे से रह पाओगे, ठीक है, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। महावीर जी ये कहते हैं कि अपने मन, मस्तिष्क को, शरीर को, अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, कामुक भावनाओं से दूर रहो जितना हो सके, मटीरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं उनसे दूर रहो। मतलब आप एक अनुशासन फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, अपने अंदर खुद को खोजो, ये ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर आता है अनासक्ति, या जिसको अपरिग्रह भी कहा जाता है। ये इसमें बताया जाता है कि आपका जो सच्चा सुख है वो भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाएं नहीं है, इनको त्याग दो। जो चीजें आपको मिल रही है ना, मोबाइल, पैसा, ये सब भौतिक चीजें हैं जो इस संसार की हैं, ये आप साथ नहीं लेकर जाओगे। अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दो। मीन्स आप अपनी लालच, ये जो है ना संपत्ति को लेकर, इस पर काब्ज, आप इस पर थोड़ा काबू करो। ये संपत्ति, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम, इससे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। असली तो इनसे दूरी बनाने में ही आपको सबसे बड़ा सुख मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको आगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बताने वाला हूँ। महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने जो चीजें बताई हैं। सबसे पहले, बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे फेमस और सबसे प्रमुख धर्म है, जो कि 6ठी शताब्दी के आसपास प्राचीन भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका जो मतलब शुरू करने का श्रेय है वो सिद्धार्थ गौतम को जाता है, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया। और बुद्ध शब्द का मतलब होता है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति, जो नॉलेज वाला हो, जिसके अंदर ज्ञान हो। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो एक तो सबसे पहले 4 आर्य सत्यों में डिवाइड करा गया है उसको। फिर उसके बाद अष्टांगिक मार्ग की 8 बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको 4 आर्य सत्य बताता हूँ कि वो 4 बातें क्या हैं जो महात्मा बुद्ध ने हमें बताई हैं। पहला है दुख या फिर पीड़ा। वो कहते हैं हर किसी के जीवन में दुख और पीड़ा है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, या कैसी भी हो। दुख तो हर किसी की लाइफ में है ही है। फिर दूसरा है दुख का कारण भी है, जिसको समुदय कहा जाता है। मीन्स आपकी जो लालच, आपका जो लगाव, आप चीजों से जितनी लगाव लगा के बैठते हो, ठीक है, आप जितना इस संसारिक मोह में बंधे रहते हो, आपको उतना दुख होता है। तीसरा है निरोध या दुख की समाप्ति। ये कहते हैं कि अपनी जो लालच है, आप जो ये डिमांड करते हो, ये चीजों को आप जब छोड़ोगे आपका दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। आप किसी चीज की डिजायर मत रखो,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है दुख की समाप्ति का मार्ग, जिसको मग्गा कहा जाता है या अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। महात्मा बुद्ध 8 बातें बताते हैं, जो भी व्यक्ति इन 8 बातों पर चलेगा वो हमेशा ही दुख से दूर रहेगा, उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई दुख वगैरह नहीं आएगा। फिर इसके बाद 8 मार्ग जो है ये मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। 8 बातें महात्मा बुद्ध की जो कि आपको आपका मानसिक विकास करेंगी, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगी। सही समझ, मतलब आपको जो 4 आर्य सत्य पीछे बताए गए हैं आप सही से उनको समझो, आपकी जो नॉलेज है वो सही होनी चाहिए। सही इरादा मीन्स आप हमेशा दया और करुणा का भाव रखो दूसरे लोगों के प्रति, ठीक है। फिर उसके बाद है सम्यक वाणी या फिर सही वाणी, आपको अपनी वाणी अच्छी रखनी है, हमेशा सच बोलो, दयालु बोलो, हानिकारक किसी को कोई शब्द मत बोलो। फिर है उसके बाद सही कार्य, आप हमेशा नैतिक कार्य करो, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य मत करो। फिर आता है सही आजीविका, मीन्स ऐसा काम धंधा करो जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, गलत तरीके से पैसा मत कमाओ। सही प्रयास, आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करो, नेगेटिविटी को खत्म करो। फिर आता है सही मानसिकता, आपकी जो मानसिकता होती है मेंटेलिटी वो अच्छी होनी चाहिए, जागरूक रहो हमेशा। सही एकाग्रता, हमेशा आपको एकाग्र रहना है, आपको मेडिटेशन करनी है, आपको एकाग्रता बढ़ानी है, अपनी काम को लेकर फोकस्ड रहना है। ये बातें बताई गई हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा। ध्यान देना है, जितना हो सके बौद्ध धर्म में मेडिटेट करने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है। करुणा और प्यार की बहुत बात करी जाती है बौद्ध धर्म में, आप जो है लोगों के प्रति करुणा दिखाओ, प्यार दिखाओ, दयालुपन दिखाओ, जितना हो सकता है ये दिखाओ। तो ये सब बातें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा महाजनपद काल के अंदर एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध। इसका नाम बहुत लिया जाता है आपके पेपर में। सो मगध जो जनपद है, महाजनपद है, इसकी क्या विशेषताएं थी, ऐसा क्यों ये इतना ज्यादा शक्तिशाली था। सो सबसे पहले मगध आज की डेट में प्रेजेंट डे में बिहार के अंदर पड़ता है और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भाई ये भारत के पूर्वी भाग में है और व्यापार मार्ग से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे व्यापारिक मार्ग इससे जुड़े हुए हैं। सो एक तो यहाँ पे आने जाने का रास्ता अच्छा है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा आया जाया जा सकता है, बाय रोड बाय वाटर आप कैसे भी आ सकते हो। सो इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी अच्छी थी। दूसरा ये खेती में बहुत समृद्ध था, मीन्स गंगा नदी के किनारे था तो उपजाऊ मैदान था भाई, वहां पर गंगा नदी के किनारे है तो मिट्टी भी अच्छी उपजाऊ होगी, सो खेती भी ज्यादा से ज्यादा अच्छी होती थी। सो इस वजह से इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी रहती थी, तो महाजनपद भी बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद आता है इसकी सैन्य ताकत बहुत मजबूत थी, मगध के पास एक अपनी अच्छी शक्तिशाली सेना थी, ठीक है। और मजबूत सेना की वजह से ही मगध जो है एक शक्तिशाली महाजनपद बन पाया। इनके पास हथियार, किले और पूरे ट्रेंड सैनिक होते थे। फिर आता है राजनीतिक एकता, मगध जो है वो अपनी राजनीतिक एकता के लिए जाना जाता है, क्योंकि आप अगर देखोगे कि मगध बहुत मजबूत था, इन्होंने जितना हो सकता था अपने को राजनीतिक रूप से टूटने नहीं दिया। मगध के राजाओं ने मतलब मगध को एक तरीके से जोड़ कर रखा, सो इस वजह से भी ये पावरफुल रहा। फिर है रणनीतिक गठबंधन, मगध ने फायदा उठाने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन भी बनाए, अपने को मजबूत करने के लिए कूटनीति का भी इस्तेमाल करा। इनके अंदर स्किल्स थी भाई, इनके राजाओं में वो डिप्लोमेटिक दिमाग था जिससे अपनी सुरक्षा भी करते थे और फायदा भी होता था। फिर है आर्थिक समृद्धि, आप अगर देखोगे सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि मगध के अंदर व्यापार और वाणिज्य भी बहुत ज्यादा होता था। इसकी वजह से मगध के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं थी। मगध की राजधानी थी राजगृह, वहां पर व्यापार बहुत ज्यादा होता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान इसी जगह पर होता था। सो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट था जो मगध था। फिर उसके बाद आता है सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रगति, मगध जो है अपने कल्चर के लिए भी जाना जाता है कि वहां पर अलग अलग प्रकार की कलाओं का विकास हुआ, अलग अलग तरीके का साहित्य लिखा गया, फिलोसफिकल लोग बहुत सारे वहां पर पैदा हुए। और मैं आपको बताऊं कि मगध के अंदर से कई सारे भारत के विद्वान निकले हैं, विचारक निकले हैं। फिर उसके बाद आता है प्रशासनिक दक्षता, इसका मतलब होता है कि मगध के अंदर जो प्रशासन था वो बहुत अच्छा था, मीन्स जो वहां का जो राजा होता था वो मामलों को बहुत सही ढंग से संभाल लेता था और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका प्रशासन था वो भी बहुत सही था। मतलब जब आपका प्रशासन अच्छा होता है तो आपके सारे काम सही से हो जाते हैं। फिर उसके बाद है नवोन्वेषी युद्ध रणनीतियां, मगध वालों के पास ना थोड़ी लेटेस्ट युद्ध टेक्निक्स थी, मीन्स ये उदाहरण के लिए युद्ध में हाथियों को यूज करते थे, बाकियों के पास इतने हाथी नहीं थे, बट मगध जो है वो जंगलों से भी घिरा हुआ था तो इसको हाथी भी इजीली मिल जाया करते थे, सो वो फायदा अलग मिलता था।
फिर आता है राजवंशीय उत्तराधिकार। मगध के जो राजा हुए हैं, जितने उत्तराधिकारी हुए हैं, वो हमेशा उसको निरंतरता बनाए रखते थे, और अंदरूनी कलह होती है, जो मतलब लड़ाई झगड़ा, वो कम से कम होता था। इस वजह से मगध आपका शक्तिशाली महाजनपद था। इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैंने आपको 3 टॉपिक समझा दिए हैं, आप इसको करके जाना, आपके पेपर में आपको हेल्प जरूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना फीडबैक लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।